हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न डिस्कस करेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए ये सीरीज है। लास्ट जो वीडियोस रही हैं वो था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पे। कंप्लीटली हमने पूरी थ्योरी क्लास देखा, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे कंप्लीट। 6 लेक्चर में थ्योरी खत्म हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। उसके बाद 2 लेक्चर्स में पूरा का पूरा हमने प्रीवियस ईयर उस चैप्टर का कर लिया है। आज की वीडियो में हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न स्टार्ट करेंगे, जो कि साइटोलॉजी यूनिट का सेकंड चैप्टर है। उसके बाद इसी का पार्ट होता है बायोमोलिक्यूल्स। तो अभी हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई ह्यूमन सेल है तो उसको पूरा सेल डिवीज़न करने में 1 डे मतलब 24 आवर्स लगता है। इसी तरीके से अगर कोई ईस्ट है, ईस्ट के सेल को एक सेल से 2 हो जाने में, मतलब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बन जाए, तो उसे टोटल 90 मिनट लगता है। और बैक्टीरिया सेल अगर होगा तो 20 मिनट लगेगा। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी उतना ज़्यादा टाइम उसको डिवाइड होने में लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न में टोटल 2 स्टेप्स आते हैं। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। और भी आएंगे, हम पढ़ेंगे इंटरफेज अभी, लेकिन इसमें हम देखते हैं मेन पार्ट जो डिवीज़न, जहाँ सेल डिवाइड्स होती हैं। तो एक माइटोसिस है, एक मियोसिस है। माइटोसिस और मियोसिस में एक मेजर डिफरेंस ये है कि माइटोसिस सेल डिवीज़न प्रोसेस होगा तो उसमें एक पेरेंट सेल से 2 सेल्स बनती हैं, मतलब एक सेल होगा तो उससे 2 सेल बन जाएगी। और अगर मियोसिस प्रोसेस से सेल डिवीज़न हो रहा है तो एक सेल से 4 सेल बन जाएंगे, मतलब एक सेल से पहले मियोसिस 1 में 2 और मियोसिस 2 में टोटल 4 सेल्स बन जाएंगी। अब हम देखेंगे कि यहाँ कहाँ पे मियोसिस होगा और माइटोसिस होगा। आगे हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे। अभी हम ये पूरा चैप्टर बेसिक मान के चलेंगे कि ये ह्यूमन सेल साइकिल डिवाइड हो रहा है, मतलब 24 आवर्स का ह्यूमन सेल साइकिल का डिवीज़न टाइम लगता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये ह्यूमन सेल के डिवीज़न के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं। तो 24 घंटा हम देखते हैं किस तरीके से डिवाइड होता है अलग अलग फेजेज में। तो पूरा सेल साइकिल के प्रोसेस में एक होता है आई फेज, जिसे हम इंटरफेज कहते हैं, और दूसरा इसी को हम नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हैं, क्योंकि इंटरफेज में सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं। और इसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं क्योंकि इंटरफेज में सेल्स प्रिपेयर होती हैं डिवाइड होने के लिए। इंटरफेज, नॉन डिवाइडिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज। इंटरफेज मतलब ये हुआ कि उसमें सेल्स डिवाइड नहीं हो रही हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं डिवाइड होने के लिए। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि टोटल 24 घंटे में 23 घंटे का समय सिर्फ ये प्रिपरेटरी फेज में जाता है। उसके बाद अगर मान लो 100% टाइम 24 को दें हम, तो मोर देन 90% का टाइम जो है वो इंटरफेज या फिर नॉन डिवाइडिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज में चला जाता है। और ये जो इंटरफेज है इसको 3 स्टेजेस में आगे डिवाइड किया गया। एक G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज जो होता है वो 11 घंटे का, मतलब 10 से 11 घंटे का G1 होता है। उसके बाद S फेज टोटल 8 घंटे का और G2 फेज जो है 4 घंटे का। अगर ये 23 घंटे में पूरा ये जो ह्यूमन सेल है तो 23 घंटा इंटरफेज में ही लगेगा, और 11, 8 और 4, मतलब ये 11, 8, 4 घंटे G1, S और G2 को लगेगा। अब हमारे पास बच गया इसमें से 23 घंटे यहाँ लगने के बाद 1 घंटा, और उस 1 घंटे में सेल्स होती हैं डिवाइड। जो होता है M फेज, जिसे हम डिवाइडिंग फेज भी कह सकते हैं, उसमें टोटल 1 घंटा लगेगा, जो कि लेस देन 5% टाइम लगता है। तो ये हो गया टोटल हमारे पास पूरा 24 घंटे का हिसाब। इस तरीके से सेल्स को लगता है क्या करने में। अब हम ये भी देखेंगे G1, S और G2 फेज में जब होती है सेल्स तो क्या क्या चेंजेस उनके अंदर आते हैं। उसके पहले हम एक चीज़ ये देख लें कि जो M फेज है हमारे पास, M फेज को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक न्यूक्लियर डिवीजन, एक साइटोप्लाज्म डिवीजन। जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए एक टर्म यूज होता है कैरियो। तो न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस है, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस है। काइनेसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है, और साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो ब्रेक डाउन होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, वो सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस में नहीं होता है। उसमें टोटल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है। इसको हम याद कर सकते हैं पी मैट से, मतलब PMAT। तो इसको हम कह सकते हैं पी मैट मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आगे चलते हैं। ये बहुत इजी वाला पार्ट है जो शायद हर कोई स्टार्ट करता है। एक चैप्टर कोई पढ़ना स्टार्ट करता है तो पहला लेक्चर देखता है, तो हर चैप्टर का पहला जो स्टार्टिंग बहुत बेसिक बातें होती हैं वो सबको आती हैं।
आप इस चैप्टर में एंड तक तो जाइए, आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको कभी नहीं पता था और नया सीखेंगे आप, और आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू फील लाइक अमेजिंग, बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज़ ये देखते हैं कि सेल डिवाइड क्यों करती हैं, उसका रीज़न क्या होता है। तो उसका पहला रीज़न ये है कि टू मेंटेन रेशियो ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जिसे कहते हैं। आप खुद सोचो आप कि अगर एक सेल है और ये सेल जो है अंदर न्यूक्लियस इसका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो जो सेल था उस सिर्फ एक न्यूक्लियस के लिए जितना साइटोप्लाज्म चाहिए था उतना 2 न्यूक्लियस हो गया, तो बैलेंस नहीं बनेगा। तो ये साइटोप्लाज्म जो है, जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसका और न्यूक्लियस का डिवीजन, जब न्यूक्लियस हुआ है तो दोनों को इक्वल, सब चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, इसलिए तो इसको कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्मिक मतलब एक तरीके से साइटोप्लाज्म, इंडेक्स ये जब डिक्रीज होने लगता है तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी इसी को कहते हैं, और कैरियोप्लाज्मिक, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो ये डिक्रीज होता है तो सेल डिवाइड होकर दोनों का बैलेंस बनाती है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेल में दोनों इक्वल हो जाए। और ये यहाँ पे इसको कहते हैं कर्ण प्लाज्म थ्योरी। एज सेल ग्रोज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो डिक्रीज होता है। टू मेंटेन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स सेल डिवाइड्स, दिस थ्योरी नोन एज कर्ण प्लाज्म थ्योरी। इस थ्योरी को कर्ण प्लाज्म थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब ये हमारे पास और सेकंड रीजन भी है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम का मतलब भी वही है, जैसे मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि पहले जितने स्पेस में एक न्यूक्लियस और जितना साइटोप्लाज्म रहता था, अब उसी में न्यूक्लियस एक और हो गया डिवाइड होके, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ एक और हो गया, तो वहाँ पे सरफेस एरिया उसके लिए जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियस था या फिर साइटोप्लाज्म था उसके लिए कम हो जाता है। एज सेल ग्रोज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिक्रीजेस, टू मेंटेन सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो सेल डिवाइड्स। ये 2 रीजन था जो आप देख सकते हैं। ये कुछ आपके काम की बात नहीं है, बस ऊपर सेल डिवाइड क्यों करता है उस तरीके से हमने इसको देखा है कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो KI इक्वल टू VN अपॉन VC माइनस VN होता है, और VN जो है वो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है और VC जो है वो वॉल्यूम ऑफ द सेल है। तो इस तरीके से इस सेल के डिवाइड होने का रीजन हमने देखा कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को बैलेंस करने के लिए जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है तो साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना पड़ता है। तो ये एक रीजन हो गया हमारे पास सेल डिवाइड होने का। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने टाइप्स का होता है, तो एक हो सकता है अमाइटोसिस, एक होगा माइटोसिस और एक होगा मियोसिस। अमाइटोसिस जो होता है ये डायरेक्ट डिवीजन होता है और ज़्यादातर ये प्रोकैरियोट्स में होता है, जैसे कि ईस्ट में होता है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइंडल फाइबर, इसमें स्पाइंडल फाइबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इजी पार्ट यही है, लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है प्रोकैरियोट्स में सेल कैसे किस प्रोसेस से डिवाइड होती हैं, या फिर कौन से प्रोसेस में स्पाइंडल फाइबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो सब में जाएगा अमाइटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोसिस। तो माइटोसिस जो होता है उसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, मैंने आपको पीछे दिखाया कि माइटोसिस प्रोसेस में एक सेल से 2 सेल में, पेरेंट सेल जो है 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, और ये 2 सेल्स में डिवाइड होती हैं। जितना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो भी कंटेंट होगा न्यूक्लियस का और नंबर होगा वो सब इक्वल होते हैं इसमें, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मियोसिस है जिसे रिडक्शनल डिवीजन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियस से 2 बनेगा तो इन दोनों में इक्वल जाता है और फिर ये इससे बन जाता है, तो यहाँ पे 2n है तो यहाँ n और n हो जाएगा, फिर यहाँ n मतलब इसका क्या लॉजिक है अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी ये बेसिक्स देख रहे हैं माइटोसिस और मियोसिस एक्चुअली में है क्या। तो जितना नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर कह लें न्यूक्लियस का या फिर कंटेंट कह लें, तो ये जो कुछ भी पेरेंट सेल के पास होता है फाइनल बनी 4 डॉटर सेल्स के पास इसका हाफ हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। माइटोसिस जो होता है सेल डिवीजन का प्रोसेस वो सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है, और ये अगर जर्माइनल सेल्स में होगा तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन जब उनका हो रहा होगा उस फेजेस में हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और दूसरी बात इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि माइटोसिस प्रोसेस सिर्फ हप्लॉइड सेल्स में नहीं, ये डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती हैं। लेकिन यही मियोसिस हम देखें तो पहली बात ये कि ये सिर्फ और सिर्फ जर्माइनल सेल्स में हो सकती हैं। जर्माइनल सेल्स मतलब जो जर्मिनेट करता हो, सिंपल मतलब 1 से 2 बनाने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब एग सेल हो गया, स्पर्म सेल हो गया। ह्यूमन में
ह्यूमन फीमेल का जो एग सेल होता है और स्पर्म जो मेल का होता है, ये दोनों मिल के जाइगोट बना के एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। तो ऑल डिप्लॉयड सेल्स, हर तरीके के डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस प्रोसेस हो सकता है। पहली बात याद रखने की ये है कि मियोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस जो है वो जर्माइनल सेल्स में होता है और ये हमेशा डिवीजन डिप्लॉयड सेल्स में होता है और ये रिडक्शनल डिवीजन है। और माइटोसिस में ये याद रखना है कि ये सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है, लेकिन अगर जर्माइनल सेल्स डिवाइड हो रही हैं तो उस टाइम पे माइटोसिस प्रोसेस इसमें भी हो सकता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रोसेस में होता है और 1 से 2 सेल में डिवाइड होता है इक्वल कंटेंट इक्वल न्यूक्लियस के साथ, इसलिए हम इक्वेशनल डिवीजन भी इसको कहते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। अगर एक ही सेट का क्रोमोजोम हो किसी सेल में तो उसे हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। और डिप्लॉइड में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स इसमें होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोजोम्स हैं और इसको हम 23 पेयर कहते हैं। ओवम में होता है, जैसे मान लो ये ओवम हमारे पास, ये एन है और ये स्पर्म है, ये भी एन है, मतलब दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं और ये दोनों जब मिलते हैं दोनों का एन और वो 2n बना के जाइगोट बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर जब जाइगोट बन गया 2n हो गया तो डिप्लॉइड हो गया। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स। और यहाँ पे जो ड्रोन होता है हमारे पास हनी बी का, ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, पहले से हैप्लॉइड होता है। इसमें क्रोमोजोम नंबर जो होता है टोटल वो 16 होता है। अब हम एक बार डिटेल में देखते हैं कि जो हमारे पास माइटोसिस है वो अगर 2n था पहले न्यूक्लियस में, तो मतलब ये टोटल 2n जो है डिवाइड होके जब 2 सेल बनेगा तो 2n इसके पास भी होगा और 2n इसके पास भी होगा। तो डॉटर सेल्स लाइक पेरेंट, डॉटर सेल्स के पास अपने पेरेंट्स की तरह इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कंटेंट सब कुछ है, तो इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन। और यही चीज अगर हम मियोसिस में देखेंगे तो जो पेरेंट सेल है उसमें 2n है और ये जब डिवाइड होती हैं तो n और n, मतलब यहाँ जो पेरेंट्स के पास था उससे हाफ हो गया और फिर फर्दर डिवीजन जो होता है बिल्कुल माइटोसिस की तरह, अगर ये पेरेंट सेल हो गया, अब यहाँ डिवीजन हुआ तो ये 2 सेल बन गया, तो अब फर्दर डिवीजन के लिए इन पर्टिकुलर डॉटर सेल्स की पेरेंट्स ये हो गई। तो अब यहाँ से जब डिवाइड होता है तो ये यहाँ पे n आते, तो हम कह सकते हैं जो मियोसिस 2 होता है बिल्कुल इक्वल होता है माइटोसिस के, क्योंकि डिवीजन प्रोसेस जो है इक्वल सेम होता है मतलब। तो यहाँ पे है डॉटर सेल्स कंटेन हाफ ऑफ द क्रोमोजोम नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन। ये हो गया पूरा हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन। और जर्म सेल्स जो होती हैं, जो हमारे पास स्पर्म और एग होता है, वो दोनों जैसे मान लो मिल के पूरा 2n हुआ तो उसमें मियोसिस बनेगा, तो यहाँ पे स्पर्म और जाइगोट, स्पर्म और ओवम है, तो ये फर्टिलाइजेशन करके 2n बनता है, तो इसलिए इसको हम डिप्लॉयड सेल्स भी कह सकते हैं। हमने पीछे देखा कि जो हनी बी की ड्रोन होता है वो उसमें ऑलरेडी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, मतलब 16 क्रोमोजोम होते हैं, क्योंकि स्पर्म ऑटोजेनेसिस है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें माइटोसिस के बेसिस पे होगा, मियोसिस इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें जब ऑलरेडी हैप्लॉइड ही है तो इसमें भी माइटोसिस ही होगा, क्योंकि मियोसिस तो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं डिटेल में इंटरफेज क्या है हमारे पास। इंटरफेज जो कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, G1 S G2, वो पूरा हमारे पास सेल साइकिल। अगर मान लो ये पूरे 24 घंटे का हमारे पास सेल साइकिल है और यहाँ पे एक सेल है जिसको डिवाइड करना है, अब उसका टाइम स्टार्ट होता है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक ये सेल होगी टोटल 11 आवर्स के प्रोसेस में, तो ये G1 फेज में जब एंटर करेगी तो ये G1 फेज यहाँ से यहाँ तक चलेगा। पहले G1 जिसे हम ग्रोथ 1 फेज भी कहते हैं, उसके बाद हमारे पास S फेज आएगा जिसे हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, फिर हमारे पास G2 फेज आएगा जिसे हम ग्रोथ 2 फेज या ग्रोथ फेज कह सकते हैं, फिर हमारे पास M फेज आएगा जिसे माइटोसिस M फेज भी कहते हैं, और उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस भी आएगा। अब कैरियोकाइनेसिस में पी मैट आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये पूरा एक तरीके से इमेजिनेशन हुआ कि किस तरीके से सेल यहाँ से इस तरीके से, ये जो एरो है इस तरीके से सेल का डायरेक्शन डिवीजन के डायरेक्शन में है। जो हमारे पास एम फेज है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है कैरियोकाइनेसिस होता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, और उसमें 4 फेजेज होते हैं, पीमैट, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होता है उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जो कुछ भी आपको इस तरीके से पेंसिल से लिखा हुआ नोटबुक में दिखेगा वो सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे यूपी पीसीएस 1998 में, 2007 में, और एनवी पीजीटी का मतलब हो गया नवोदय विद्यालय पीजीटी 2014 में। ये सब में सिर्फ एक सिंपल सीक्वेंस पूछा गया था सेल साइकिल का, जैसे पहले G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 और फिर M फेज आता है। तो सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, इसको भी याद रखना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
अब हम देखेंगे जो इंटरफेज का जीवन फेज है, जिसे हम गैप 1 या फिर ग्रोथ 1 कहते हैं, जो कि टोटल 11 घंटे में कंप्लीट होता है। तो ये गैप बिटवीन एम एंड एस फेजेस। अभी पीछे हमने एक सर्कल देखा और उस सर्कल में यही डिवीजन था। अब इस तरीके से पहले ये G1 है और यहाँ पे एस फेज है और फिर ये हमारे पास G2 है, और मान लेते ये थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, और ये एम फेज है। एम फेज में दोनों पार्ट्स हैं, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। तो कह रहा है कि जीवन फेज जो होता है वो एम फेज और एस फेज के बीच का फेज होता है, और इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। मतलब ये माइटोटिक फेज है, तो माइटोटिक फेज होने के बाद ये हो रहा है, तो पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं, प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक फेज होने से पहले है तो इसलिए प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। ये तो बेसिक इसका नाम हो गया, जो कभी दे के पूछा जा सकता है कि इसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से प्री सिंथेटिक फेज हैं या पोस्ट माइटोटिक फेज है या फिर गैप है बिटवीन एम एंड एस फेज। बहुत इजी पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं मेन क्या होता है जीवन फेज में। तो जीवन फेज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंथेसिस ऑफ द आरएनए प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। वो आरएनए और प्रोटीन जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सब का सिंथेसिस होता है यहाँ पे। मतलब ये कह लो कि फॉर्मेशन होता है, जैसे हेलिकेज एंजाइम बन जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज बन जाएगा, या फिर सिंपल इतना समझो कि आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, क्योंकि फर्दर एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, तो उसके रेप्लिकेशन के लिए जो चीज़ों की जरूरत है वो सब कुछ इसी में बनके तैयार हो जाएगा। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने के लिए बहुत इजी है। जब आप सब कुछ पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जीवन में क्या था, G2 में क्या था, एस फेज में क्या था, एम फेज में क्या था, मियोसिस में क्या था, माइटोसिस में क्या था, पी मैट पूरा पढ़ेंगे आप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर आप जब आगे मियोसिस पढ़ेंगे तो उसमें जाइगोटीन, पकेटीन, ये सब डिप्लोटीन सब आएगा, तो बहुत सारा वॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो कुछ भी आप पढ़े उसको सीखते जाइए। सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द जीवन फेज। और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, सारे एंजाइम्स बन जाएंगे जो कुछ भी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रोसोम डुप्लीकेट इन द जीवन फेज। हम जब सेल साइकिल पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब जो कुछ भी होता है बहुत सारे होते हैं। आप उसको जाके देखिए और सीखिए, उसके बारे में यहाँ बात करेंगे तो वीडियो वैसे बहुत लेंदी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो कुछ भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें से प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम को छोड़ के बाकी सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं। डुप्लीकेट होने का मतलब ये होता है कि डबल हो जाते हैं। डबल होते क्यों हैं? क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में हर एक चीज एक सेल से दो बन रही है, तो दूसरे सेल को वो सारी चीजें चाहिए जो पहले सेल में था, तो डिवीजन इसी तरीके से होगा, तो इसलिए डुप्लीकेट हो रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिड और क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जाके G2 फेज में डुप्लीकेट होंगी। G1 में नहीं होती हैं, G2 में जाके होंगी, और अभी हम जस्ट देखेंगे कि कैसे होंगी। उसके बाद अब हम देखेंगे एस फेज में क्या होता है। G1 हमारा खत्म हो चुका है, अब हम देखेंगे G2 फेज, सॉरी एस फेज। एस फेज को हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, सिंथेटिक फेज कहते हैं। और यहाँ से जो मैंने पेंसिल से मार्क किया है कि डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग एस फेज। अभी हमने जीवन फेज में देखा कि हमारे पास एक एंजाइम बना था जो कि था डीएनए पॉलीमरेज, और ये डीएनए पॉलीमरेज एस फेज में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव होने का कारण क्या है कि यहाँ पे एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन में ये जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत यहाँ पे है, इसलिए ये हाईली एक्टिव है और इसीलिए ये जीवन फेज में बना भी था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। और जो हमारे पास सेंट्रोसोम होता है वो भी डुप्लीकेट होता है, यहाँ पे सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेशन हो जाएगा। अब सेंट्रोसोम कैसे? अभी हमने देखा कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो चुके हैं जीवन फेज में, लेकिन प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम बचा है। तो सेंट्रोसोम ये जो बचा है ये एस फेज में डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अभी भी रेस्ट पर ही रहेंगे, उनका डुप्लीकेशन अभी भी नहीं होगा। अब एक चीज आपको सेल साइकिल, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ के पता चला है कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, जैसे न्यूक्लियस के पास होता है। तो इसलिए जब डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे होगा न्यूक्लियस के अंदर, तो डीएनए न्यूक्लियस का डीएनए तो रेप्लिकेशन होगा ही, लेकिन डीएनए ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड
प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस का सारा डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके होगा। तो पीजीटी 2011 में क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था कि डीएनए पॉलीमरेज सबसे ज्यादा एक्टिव किस फेज में होगा, वो एस फेज में होगा। क्यों होगा? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में ही उसकी जरूरत है। और डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। और सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन कहाँ होगा? वो एनिमल सेल्स में ही, सिर्फ एनिमल में होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रोजोम जो है प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ होगा? साइटोसोल में या कह लो साइटोप्लाज्म में होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो डुप्लीकेट इन एस फेज। जो हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियर के चारों तरफ रैपिंग करके रखता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर उसका भी डुप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब वो भी डबल हो जाएगा। डीएनए डबल हो गया, यहाँ डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ मतलब रेप्लिकेशन कह लो या डुप्लीकेट हो गया, मतलब 2 हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा तो डीएनए डबल हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा तो सेंट्रियल डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे फेजेस को कंक्लूड करूं तो मैं ये कहना चाहती हूं कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन होगा, तो डीएनए डबल हो जाएगा और सेंट्रोजोम भी डबल हो जाएगा। और डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत होती जो G1 फेज में बना था, तो एस फेज में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और दूसरी बात यह कि क्योंकि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस तीनों के पास है, तो जब डीएनए डुप्लीकेशन होगा या डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो सारे डीएनए इसी में रेप्लिकेट करेंगे। ये था कंक्लूजन इस पूरे एस फेज का। आप जिस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तो आप लिखिए, अच्छी बात है। मैंने बाद में चीज़ें ये सब ऐड करी हैं, मतलब डीएनए पॉलीमरेज यूज करके कौन कौन से डीएनए रेप्लिकेट हुए हैं या फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ऐसा ये दिख रहा है। हमने G1 फेज कंप्लीट कर लिया, एस फेज कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे G2 फेज। G2 फेज को हम इंटरफेज का लास्ट फेज भी कहते हैं और ये टोटल 4 घंटे का होता है। और ये ग्रोथ 2 या फिर गैप 2 इसको कहा जाता है। गैप बिटवीन एस फेज एंड माइटोसिस फेज, मतलब एम फेज और एस फेज के बीच का गैप होता है। मैंने G1 फेज में अच्छे से दिखा के समझा दिया है, तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए। उसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो इसमें होते हैं। इसको हम प्री माइटोटिक फेज और पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं, जैसे हमने G1 फेज में देखा। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस किस फेज में होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए, आगे चल के स्पाइंडल फाइबर डिवीजन के लिए चाहिए, तो उसके लिए पहले यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। तो ये बात याद रखना है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो G2 फेज में बनता है। अब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बच चुका था, उसका डुप्लीकेशन नहीं हुआ था। G1 में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड और हमारे पास सेंट्रोजोम बचा था। सेंट्रोजोम एस फेज में जाके डुप्लीकेट हो गया, लेकिन अभी भी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बचे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में। और ये क्वेश्चन पूछा गया था DSSB 2015 में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है इसका डुप्लीकेशन किस फेज में होता है, जो कि आंसर हो जाएगा हमारे पास G2 फेज में। और यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो RNA और हिस्टोन प्रोटीन जो थी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पे सिंथेसिस होंगे। हमने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन हो रहा था एस फेज में, RNA और प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे थे G1 फेज में भी, लेकिन कुछ जो बच जाएंगे उनका डुप्लीकेशन या उनका रेप्लिकेशन होगा, सिंथेसिस होगा RNA और प्रोटीन्स, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के, वो G2 फेज में। अब हम देखते हैं जो होता है एम फेज, जिसे हम डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस मतलब कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म मतलब साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस के डिवीजन के टोटल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, टोटल हमारे पास 4 फेज आएगा। प्रोफेज हम इसमें से लॉन्गेस्ट फेज होता है, एनाफेज इसमें से शॉर्टेस्ट फेज होता है। हमारे पास जो साइटोकाइनेसिस है, जिसे हम डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, वो एनिमल में अलग तरीके से होता है और प्लांट में अलग तरीके से होता है। एनिमल में जो है वो सेल फरो मेथड होता है। सेल फरो मेथड का मतलब ये होता है कि अगर ये पूरी सेल्स हैं तो ये सेल जो है यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे सेल साइटोप्लाज्म की तरह ऐसे ऐसे अंदर तरफ दब जाती हैं और यहीं से जाके ये डिवीजन करेंगी, तो ये इसको बोलते हैं सेल फरो मेथड। लेकिन ये प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में ये अंदर की तरफ से ऐसे बाहर की तरफ जाती है, एक प्लेट बन जाता है और ये इधर डिवाइड हो जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा।
तो इसे बोलते हैं सेल प्लेट मेथड, जो कि सेल प्लेट जो है वो गोल्गी बॉडी ही उस सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो हमारे पास एनिमल सेल है, इसमें ये जो सेल फरो मेथड स्टार्ट होता है ये एनाफेज में स्टार्ट होता है। जैसे एनाफेज स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे सेल फरो मेथड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेल के फरो वाला ये थोड़ा सा स्टार्टिंग जो एनाफेज होगा उसके लास्ट एनाफेज में हमको इस तरीके से सेल अंदर की तरफ दबती हुई दिखाई दे सकती हैं। टूवर्ड्स सेंटर, मतलब ये सेंटर की तरफ, या ये देखो बाहर से ये जो है अंदर की तरफ ऐसे सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसको टूवर्ड्स सेंटर डिवीजन। और इसको हम जो सेंटर की तरफ जाके डिवाइड हो रहा है इसे सेंट्रीपिटल भी कह सकते हैं। तो कह रहा है एक्टिन फिलामेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो। ये जो एक्टिन फिलामेंट ऊपर हमने देखा कि स्पाइंडल फाइबर बना है, तो एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल फरो मेथड में। अब हम देखते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में पहली बात तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, तब सेल डिवाइड्स होती हैं, और ये जो सेल प्लेट बनता है वो गोल्गी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेल प्लेट गोल्गी बॉडी बनाती है। और लेकिन यहाँ पे ये एनाफेज में स्टार्ट हो रहा था, ये जो है ये टीलोफेज स्टार्ट्स आफ्टर टीलोफेज। जब पी मैट मतलब पूरा टीलोफेज तक सेल डिवीजन ये कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है, तब ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता टूवर्ड्स पेरीफेरी। पेरीफेरी क्यों? क्योंकि ये बीच में से इधर पेरीफेरी की तरफ सेल का प्लेट ऐसे बनते हुए जाता है, तो इसलिए टूवर्ड्स पेरीफेरी। और पेरीफेरी जो होता है उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। ये था सेंट्रीपिटल और ये है सेंट्रीफ्यूगल। तो मैंने बोला कि प्लांट सेल में सेल प्लेट बनता है, टीलोफेज के बाद ये डिवीजन स्टार्ट होता है, और सेंट्रीफ्यूगल होता है। इसमें सेल फ्यूरो बनता है, एनाफेज में स्टार्ट होता है। लेट एनाफेज का मतलब अर्ली एनाफेज के, जब एनाफेज एंड होने वाला होगा तो उसे लेट एनाफेज में सेल फरो फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। टूवर्ड्स सेंटर, अभी ये आप ये बात ध्यान रखिएगा, आगे मैं इसको दिखाऊंगी, डिस्कस करूंगी। टूवर्ड्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक्टिन फिलामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल फरो फॉर्मेशन में। अब हमने G1 फेज देख लिया, G2 फेज देख लिया, S फेज भी देख लिया, फिर M फेज में हमने देख लिया साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो साइटोकाइनेसिस था, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, वो एनिमल सेल में कैसे होगा, प्लांट सेल में कैसे होगा, वो भी देख लिया। तो अब हम देखते हैं M फेज जो है, जो कि सोमैटिक सेल और इन जर्म सेल दोनों में हो सकता है। तो सोमैटिक सेल में जब होगा तो उसमें माइटोसिस होगा एक स्टेज में जो है माइटोसिस होगा। आई फेज आएगा उसमें, जिसमें आई फेज में वही तीनों फेज होंगे, G1, S, G2। फिर M फेज आएगा, उसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक काइनेसिस। ध्यान से एक बार अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ आप सुनिए, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट समझ में आ जाना और हमेशा के लिए याद रखना। अच्छे से अगर आप डीपली समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पक्का बता रही हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। मैंने बोला कि M फेज जो है वो सोमैटिक सेल्स में और जर्म सेल्स दोनों में होगा। अगर केस सोमैटिक सेल्स का है तो उसमें जो माइटोसिस होगा वो सिर्फ एक स्टेज में कंप्लीट होगा। एक स्टेज का मतलब उसमें एक आई फेज आएगा जिसका 3 पार्ट होगा, एक M फेज होगा जिसके 2 पार्ट्स होंगे, जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मैंने के लिख दिया, मतलब कैरियोकाइनेसिस, और CK का मतलब साइटोकाइनेसिस। आप पूरा लिख लीजिएगा। आई फेज में G1, S, G2 आएगा। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस में सेल एंटर करेगी, उसमें पीमैट पूरा प्रोसेस होगा। फिर साइटोकाइनेसिस होगा। अगर एनिमल सेल है तो सेल फरो मेथड होगा, अगर प्लांट सेल है तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा। ये तब होगा जब सोमैटिक सेल में माइटोसिस हो रहा होगा। अब हमारे पास आता है जर्म सेल। जर्म सेल में अगर होगा तो वो मियोसिस होगा, और मियोसिस जो है वो 2 स्टेज में होता है, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। लेकिन जब मियोसिस 1 होगा, मान लो ये मियोसिस स्टार्ट हो गया है, तो इसमें एक आएगा आई फेज, एक आएगा M फेज। और आई फेज में वही तीनों फेज फिर से आएंगे, G1 आएगा, S आएगा, G2 आएगा। M फेज में एक मियोसिस 1 होगा और एक मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 में एक कैरियोकाइनेसिस 1 होगा और एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस 1 होगा। कैरियोकाइनेसिस 1 में पीमैट होगा तो प्रोफेज 1 होगा, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1। और फिर साइटोकाइनेसिस जो होगा, साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे सेल फरो मेथड बनेगा और यहाँ पे सेल प्लेट मेथड बनेगा। प्लांट होगा, एनिमल होगा तो सेल फरो, और प्लांट होगा तो सेल प्लेट। उसके बाद मियोसिस 2 जो होगा, ये डायरेक्ट मियोसिस 2 होने से पहले आई फेज नहीं होता है। मियोसिस 2 से पहले अगर सोचो यहाँ पे आई फेज होगा फिर से, तो नहीं होता। जो ये कैरियोकाइनेसिस है, इस टाइम पे जो सेल्स यहाँ बनी होंगी, वही सेल इसके लिए वो पेरेंट सेल बन जाएगी। तो
इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आता है, जो बीच में गैप है उसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। मतलब साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के बीच में जो फेज आता है, मतलब या जो थोड़ा सा गैप आता है, उसे हम इंटरकाइनेसिस गैप कहते हैं। उसके बाद मियोसिस 2 में ये जो साइटोप्लाज्मिक 1 में सेल बनी होगी वो कैरियोकाइनेसिस 2 में एंटर करेगी। इसमें फिर से पी मैट आएगा, और फिर यहाँ साइटोप्लाज्मिक सेकंड वाला होगा। तो इसको और डिटेल में देखेंगे। अभी तक जो मैंने बोला ये चीज़ आपने दिमाग से अच्छे से समझा है, तो यही सेम चार्ट इसी तरीके से, बहुत अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी दिमाग में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली आप अच्छा नोट्स लेके क्लास में नहीं जाने वाले पेपर के लिए, आपका दिमाग जाएगा, जिसको क्लैरिटी जितना ज़्यादा होगी उतना अच्छा पेपर होने का चांस है। तो ये पूरा चार्ट आप वैसे ही बैठ के बना के देखिए कि इसमें एक्चुअली में कहाँ हो क्या रहा है, प्रोफेज 1 क्या है, प्रोफेज 2 क्या है, प्रोफेज क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, एनाफेज क्या है, एनाफेज 1 क्या है, एनाफेज 2 क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। इस तरीके से अगर क्लियर हैं, आप चीज़ों को लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन किया है कि जो एस फेज होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा। मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिविटी थायमीन, रेडियो एक्टिविटी मतलब ऑब्जर्व इन द यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन बोथ। तो जो क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो वो यूक्रोमैटिन के फॉर्म में और हेट्रोक्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। अर्ली एस फेज में क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो लूजली पैक्ड होता है और लाइट स्टेनिंग उसकी की जा सकती है। लेकिन वही जब लेट एस फेज में चला जाता है तो वो हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्म कर देता है और ये कॉम्पैक्टली बहुत कंडेंस होता है, डेंस स्टेनिंग होती है, इसकी लाइट स्टेनिंग नहीं होती है। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन मैंने जब सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया था तो उसमें मैंने पढ़ा दिया था, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया है। अब हम थोड़ा सा माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस देखते हैं। माइटोसिस जो होता है 1 राउंड रेप्लिकेशन और 1 राउंड सेग्रीगेशन। 1 राउंड रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें एक G1 फेज आएगा और एक M फेज आएगा। G1 में एक G1 नहीं, एक I फेज आएगा। इसमें G1 और S और G2 फेज आएगा। तो इस प्रोसेस में रेप्लिकेशन प्रोसेस, और इसमें पूरा सेल डिवाइड कर जाती है, तो इसलिए इसको कहते हैं 1 राउंड रेप्लिकेशन एंड 1 राउंड सेग्रीगेशन। एक राउंड में ही इसका रेप्लिकेशन हुआ और दूसरे राउंड में ये सेग्रीगेट हो गई, मतलब सेपरेट हो गई। इक्वेशनल डिवीजन होता है, एक सेल्स से 2 सेल्स बनती हैं। लेकिन मियोसिस सेल में एक राउंड रेप्लिकेशन होगा, एक ही बार G1 फेज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने अभी बोला है कि मियोसिस 1 होगा जब, तो मियोसिस 1 में G1 फेज आता है और मतलब I फेज आएगा, फिर M फेज आएगा। लेकिन जब मियोसिस 2 शुरू होने वाला होता है तो इसी M फेज के कैरियोकाइनेसिस में ये इसके साइटोकाइनेसिस से ये इसके कैरियोकाइनेसिस में चला जाता है। अभी जस्ट पीछे मैंने ये बात डिस्कस किया है। तो 1 राउंड रेप्लिकेशन एंड 2 राउंड सेग्रीगेशन होता है और ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। एक सेल से 2 सेल बनेंगी मियोसिस 1 में, और फिर वो जो दो सेल्स होंगी उनकी एक सेल्स एंटर करी, अगर इसमें दोनों वैसे एंटर करेंगी, अगर मैं बात करूं एक सेल्स में एंटर करेगी मियोसिस 2 में, तो वो फाइनली 2 सेल्स बनाएगी और दूसरी सेल एंटर करी है तो वो भी 2 सेल्स बनाएगी। मतलब टोटल 4 सेल्स, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। अब हमारे पास ये सब है सिंपल कि अगर एक सेल है उसके पास 2n मतलब नंबर उसका 2n है और कंटेंट उसका 2c है, ये पेरेंट सेल है, तो एस फेज में जब हो जाएगा तो वो जो कंटेंट होगा उस सेल का वो डबल हो जाता है, क्योंकि उसी का न्यूक्लियस डीएनए का ही रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, अभी पीछे हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जब वो एस फेज से G2 फेज में जाके फिर उसके बाद M फेज में एंटर करेगा, जहाँ पे पी मैट होता है, प्रोफेज छोड़ के एना फेज में जाएगा, तो एना फेज में उसका जो है 2n, ये भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ सेल्स भी डिवाइड हो जाती हैं, तो ये 4n और 4c हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 2n 2c मतलब 2 डॉटर सेल्स को इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। मतलब जो पेरेंट सेल के पास था 2n 2c, वही डॉटर सेल्स के पास 2n और 2c आ जाएगा। ये और अच्छे से आगे डिटेल में डिस्कस होगा, बस बेसिक क्योंकि यहाँ पे डिस्कस किया माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ये एक पेरेंट सेल है, इसके पास 2n 2c है, फिर ये एस फेज में जाएगा तो इसका भी कंटेंट डबल हो जाएगा। फिर इसके जस्ट बाद यहाँ पे मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस 1 होगा तो ये पेरेंट सेल ये इस तरीके से डिवाइड होके यहाँ पे n मतलब 2n से n और 4c से 2c, मतलब इसका सब कुछ यहाँ पे हाफ हो गया। ये डॉटर सेल्स हो गई मियोसिस 1 की। अब ये डॉटर सेल्स जो है वो मियोसिस 2 के लिए पेरेंट सेल हो गई और ये वापस एंटर करेगी मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में जाएगी तो यहाँ पे n c मतलब यहाँ पे जो ये कंटेंट डबल था वो भी c और ये a भी c। हम अगर देखें कि यहाँ पे पेरेंट सेल के पास 2n 2c था और ये जो फाइनल डॉटर सेल्स बनी है 4 nc 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 सबके पास, तो ये हो गया रिडक्शनल डिवीजन। ये डिवाइड होके जो है वो एकदम हाफ हो गई। अब मियोसिस जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2, क्रोमोजोम नंबर हाफ। मियोसिस 1 जब होता है हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास मियोसिस 1 हुआ तो यहाँ पे 4c से
2C हो गया, तो क्रोमोजोम नंबर भी हाफ हो गया और अमाउंट ऑफ डीएनए सेम। यहाँ पे डीएनए का जो अमाउंट था मतलब 2n था तो n, तो यहाँ पे ये अमाउंट जो है वो सेम हो गया। और क्रोमोजोम का नंबर जो है मियोसिस 2 में देखें हम, तो क्रोमोजोम का नंबर n से n है और अमाउंट ऑफ डीएनए जो है हाफ हो गया, यहाँ 2C से यहाँ C हो गया। ठीक है, ये है इसका कंक्लूजन। अब आपके पास इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स हैं जिसका क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये सर्च करके सीख के अच्छे से फिर आगे की वीडियो देखनी चाहिए। वैसे बता मैं भी सकती हूँ, लेकिन आप अगर खुद से एफर्ट डालेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। जैसे है क्रोमैटिन, फिर क्रोमोजोम, क्रोमैटिड, टीलोमियर, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिसे हम ट्राइबेंड भी कह सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2003 में कि सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है, जो कि क्रोमोजोम्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये इसका फंक्शन हो गया। जो हमारे पास नंबर मिनिमम हो सकता है, मतलब टीलोमियर का नंबर सबसे मिनिमम होगा तो 2 टीलोमियर, मतलब ये मिनिमम मतलब किसी सेंट्रोमियर से अटैच्ड आर्म्स होंगे तो 2 होंगे, तो एक ये इसका एंड पॉइंट टीलोमियर और एक इसका एंड पॉइंट टीलोमियर, तो 2 हो सकता है। मैक्सिमम ये 8 हो सकते हैं। कैसे 8 हो सकते हैं? इस तरीके से क्रोमोजोम हुआ तो 1 2 3 4 और 4 इधर, टोटल 8 हो सकता है। टेट्राड, बाइवेलेंट, मतलब अगर बाइवेलेंट और टेट्राड है तो मियोसिस से जब जाइगोटिन प्रोसेस में हम जाएंगे, अभी आगे देखेंगे, तो ये टोटल टीलोमियर 4 हो सकता है। और इस तरीके से हमारे पास क्रोमोजोम्स दोनों है तो उसके सेंट्रोमियर के दोनों तरफ से इस तरीके से जो शेप होता है, जो स्पाइंडल फाइबर को अटैच करता है, तो उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है और नॉन स्टेनिंग रीजन होता है इन द क्रोमोजोम, इन सम क्रोमोजोम्स। कुछ क्रोमोजोम्स होते हैं, जैसे हम इस तरीके से अगर क्रोमोजोम बनाएं, ये हमारे पास क्रोमोजोम है, तो ये जो सेंट्रोमियर है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो कुछ क्रोमोजोम पे यहाँ पे इस तरीके से सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है नॉन स्टेनिंग रीजन होता है, इसको स्टेन नहीं कर सकते हैं। और ये कुछ ही क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट होता है, सब में नहीं प्रेजेंट होता है। जिनमें प्रेजेंट होता है वो भी हमें जानना ज़रूरी है, इसलिए हम देखते हैं। जो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोजोम होता है, इसे सैट क्रोमोजोम या सैटेलाइट क्रोमोजोम कहते हैं। इसे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स भी कह सकते हैं। क्रोमोजोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोजोम जो होता है, उसे हम उन क्रोमोजोम्स पे सेकेंडरी क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जब चैप्टर में डिस्कस कर रही थी तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, क्रोमोजोम्स भी बताया था। और ये भी बताया था कि ये जो 13, 14, 15, 21 और 22 होते हैं, ये पेयर्ड क्रोमोजोम्स होते हैं और वाई क्रोमोजोम्स अनपेयर्ड होता है। कैसे याद करना है मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था, और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, जिसे सैट क्रोमोजोम कहते हैं, इनके पास एक न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, जिसे NOR कहते हैं, विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया था, सैट क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन जीनोम आर, मतलब कौन कौन से ऐसे क्रोमोजोम्स होते हैं जिन्हें हम सैट क्रोमोजोम्स कहते हैं। तो 13, 14, 15, 21 और 22 ऐसे क्रोमोजोम्स होते हैं जिसे हम सैट क्रोमोजोम कह सकते हैं। फिर पीजीटी 2005 में आया था, ऑन्कोजेंस डिस्कवर्ड बाय, मतलब ऑन्कोजेंस ये मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि आपको लर्न हो जाए, तो बाइसोप जो है इन्होंने ऑन्कोजेंस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। मैं इस तरीके से क्वेश्चंस को मेंशन कर देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। जैसे आप अभी देखिए, मैंने यहाँ पीजीटी 2003 का क्वेश्चन मेंशन किया है, सेंट्रोमियर का फंक्शन, फिर मैंने पीजीटी 2015-11 का और पीजीटी 2005 का, इस तरीके से क्वेश्चंस मेंशन कर देने से क्या होता है कि हमें क्लियर होता जाता है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।